हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस अनाउंसमेंट के बारे में जो गवर्नमेंट ने आज सुबह 9 बजे की है। गवर्नमेंट ने अपने तीनों फार्म बिल्स जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए लेकर आई थी, गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिए हैं। आप सभी को पता होगा, फार्मर्स एक लंबे समय से इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। दोस्तों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है, क्या इस रिफॉर्म्स के मायने हैं, इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आज के टाइम पे जब आप मार्केट में जाते हैं, जो आप आलू खरीदते हैं, आपको आलू 30, 40 या फिर 50 रुपए प्रति किलो खरीदना पड़ता है। बट अगर आप यूपी फार्मर की अभी कंडीशन देखेंगे तो वो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए किलो बेचने पे मजबूर है, पूरे साल कोल्ड स्टोरेज में रखने के बावजूद भी। आपको पता है, पहले तो उसकी जो खेती की लागत है वो उसमें थी, और उसके बाद जो उसने पूरे साल कोल्ड स्टोरेज में रखा है उसकी लागत भी नहीं निकलती है, और मार्केट में हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं। तो 2 रुपए किलो से 50 रुपए किलो का जो बीच का डिफरेंस है, ये कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। और ना फार्मर को बेनिफिट होता, ना कंज्यूमर को। अल्टीमेटली अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फार्मर की इनकम बढ़ नहीं सकती, उसकी लागत तक नहीं निकलती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कैसे कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो फार्मर्स को झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है। बट जो गवर्नमेंट ने अभी इससे पहले जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स लेकर आए थे, गवर्नमेंट ने वो तीनों बिल्स वापस लिए हैं। आज सुबह ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये तीनों फार्म बिल थे क्या, और ये तीनों फार्म बिल्स हट चुके हैं। तो अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, क्योंकि जितने भी कमिटीज या कमीशंस बनते हैं वो जो सभी इसके लिए कहते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो ये क्या हो सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि तीनों फार्म बिल्स थे क्या। तो सबसे पहले द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट या फिर बिल 2020। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, और तब से ही ये इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था। बेसिकली ये जो एक्ट था ये कहता था कि आउटसाइड मंडीज, कहीं पे भी मंडी सेट की जा सकती है। इसको समझने से पहले ये देखते हैं कि इश्यूज क्या थे। ये जो सबसे पहला बिल था, इस पे जो फार्मर को इशू था, उनका ये कहना था कि जो प्रोक्योरमेंट अभी एमएसपी में होती है ये खत्म हो जाएगी। और आपने भी न्यूज में या न्यूज़पेपर में सुना होगा, फार्मर ये कहते थे कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। तो एमएसपी की गारंटी का एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि एट प्रेजेंट जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट सीजन से पहले, जैसे अभी वीट की सोइंग होनी है उससे पहले इसका एमएसपी फिक्स कर देती है, और फार्मर को ये पता होता है कि उसका जो प्रोड्यूस है वो इतने पे बिकेगा। बट अगर ये खत्म हो जाएगी, ये जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी मार्केट्स हैं, इसके अलावा जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर आएगा, तो वहां पे एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा डाउट था। देन फार्म प्रोड्यूस को आउटसाइड एपीएमसी मार्केट में अगर बेचा जाएगा तो ये जो एपीएमसीज है, एग्जिस्टिंग एपीएमसीज हैं, वो बंद हो जाएंगी। देखिए, एपीएमसीज का एक नेगेटिव रोल ही नहीं है। एपीएमसी से किसान का बहुत अलग अटैचमेंट होता है। अगर आपने विलेज कम्युनिटीज को देखा होगा तो जो आड़ती हैं वो एक लोकल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। वो उनको सारी चीजें पहले प्रोवाइड करते हैं, और जब वो फाइनली हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद वो सारा कुछ बैलेंस कर दिया जाता है। तो उनके कुछ अलग रिलेशंस भी वहां पे आड़तीज के साथ होते हैं, रिगार्डिंग देयर फाइनेंस, रिगार्डिंग देयर सोशल इश्यूज एंड ऑल। देन सिमिलरली ये था कि ई नेम का क्या होगा अगर ये स्ट्रक्चर आएगा। तो बेसिकली जो प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन एक्ट था वो यही कहता था कि आप फार्मर को एक ईज दी जाएगी कि वो एपीएमसी में सेल करे या फिर एपीएमसी के बाहर भी सेल करे। अभी तक ये है कि केवल एपीएमसी में ही फार्म प्रोड्यूस सेल किया जा सकता है। तो एक ये सबसे बड़ा डर था कि आप बाहर से जो एपीएमसी मार्केट या फिर कोई दूसरी मंडी सेट होगी तो उसके क्या नियम कानून होंगे, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। देन दूसरा था फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट टू द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिगार्डिंग था। इसमें जो इश्यूज थे वो इश्यूज ये थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है तो फार्मर्स विल बी अंडर प्रेशर एंड दे विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द प्राइस। वो निगोशिएट नहीं कर पाएंगे बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी टेक्निकल टीम होगी, और फार्मर आपको पता है लिटरेसी रेट बहुत कम है या इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो टर्म्स कंडीशन ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे प्राइस, और उस पर क्या रहेगा ये इनको पता नहीं था। देन हाउ विल स्मॉल फार्मर विल एबल टू प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि अगर आप देखो अभी अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस 2015 एंड 16 हमारी जो एवरेज होल्डिंग है वो है 1.08 हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है। इतनी लैंड होल्डिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया की।
ये एग्रीकल्चर साइंसेस के अकॉर्डिंग डेटा है, मतलब जो हमारी मैक्सिमम एवरेज कह सकते हैं, जो मैक्सिमम एवरेज फार्मर पॉपुलेशन है वो एक स्मॉल फार्मर्स की पॉपुलेशन है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये इतनी छोटी जोत में कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा वो इतने छोटे छोटे निगोशिएशंस नहीं करेगा। तो स्मॉल फार्मर्स को अगेन क्या बेनिफिट होगा, ये बड़े फार्मर्स के लिए ही है, तो इसके लिए इसका भी अपोज किया जा रहा था। एंड देन अगर डिस्प्यूट की कंडीशन आती है तो बिग कंपनीज को ही फायदा होगा, क्योंकि उनके पास पूरी लीगल टीम है। फार्मर के पास क्या है, वो तो केस नहीं लड़ सकता, ये सारे इश्यूज इनके साथ थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज थे जो इस फार्म बिल से, सेकंड जो फार्म बिल था उससे रिलेटेड थे। देन जो थर्ड बिल लेकर आया गया था वो था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था उसमें अमेंडमेंट किया गया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो फूड स्टफ्स एंड ड्रग्स एंड फ्यूल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको हम जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कमोडिटीज, इनको कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। इसकी एक प्रेस्क्राइब लिमिट होती है, गवर्नमेंट ही उसको देखती है। तो बट वहां पे क्या किया गया कि सीरियल्स को, पल्सेस को, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पोटैटोस को इस लिस्ट से हटा दिया गया। इसलिए हटाया गया कि ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पोस्ट प्रोसेसिंग हो, तो उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस ना झेलनी पड़े। बट सेम टाइम यहाँ पे इसको ऐसे देखा गया कि अगर ये सारी चीजें हट जाएंगी तो कोई भी होल्ड कर सकता है और जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये ना तो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा है ना ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, तो ये इसलिए इसका बहुत ज्यादा अपोज किया गया। तो दोस्तों अभी ये तीनों फार्म बिल्स हट चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, बट ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आई थी ये एक टाइप से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमारे प्रेजेंट मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो फार्मर फार्मिंग करता है अपने फील्ड में, वहां से वो जब हार्वेस्टिंग करता है प्रोड्यूस को वो एपीएमसी मार्केट में लेके आता है। एपीएमसी मार्केट से के फ्लोर पे ही ऑक्शन होता है, ओपन ऑक्शन होता है, ओपन ट्रेड होता है बाय द आड़ती, और यहाँ पे उसको कमीशन भी पे करना पड़ता है। जो एक हम एक टाइप से देखते हैं कि एक मतलब फार्मर एक तो पहले इतनी मेहनत करके यहाँ पे लेके आ रहा है, उसको प्राइस बहुत कम मिल रहा है और उसके ऊपर से उसको कमीशन भी पे करना पड़ रहा है। तो ये एपीएमसी मार्केट का एक टाइप से हम कह सकते थे कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हटाने के लिए इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही थी। देन उसके बाद जब ऑक्शन हो जाता है उसके दो फेट होते हैं, या तो होर्डिंग होती है या फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद रिटेलर्स इसको कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, या फिर यहाँ पे एक होता है कि एफसीआई इसको प्रोक्योर कर लेता है। एफसीआई प्रोक्योर करता है तो वो पीडीएस सिस्टम में जनरली जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। बट अगर हम मैक्सिमम देखोगे तो यही साइकिल चलती है। तो ये साइकिल जो चलती है इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रुपीज पर केजी खरीदा जा रहा है एपीएमसी मार्केट में, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो उसको 50 रुपीज पर केजी खरीद रहा है। तो ना तो फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है ना कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट जा कहाँ रहा है, इंटरमीडिएटरीज को रिमूव करना या फिर एक टाइप से मिनिमाइज करना, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का मेन एम है। देन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, रिफॉर्म्स हमें चाहिए। ये जो 3 रिफॉर्म्स थे ये अब हट चुके हैं, तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? क्योंकि आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके मन में जो भी आइडियाज हों, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को बहुत पास से देखा है, समझा है, क्या चीज होना चाहिए, अपनी राय में कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस ऑल एग्रीकल्चर 3 फार्म बिल, जो आज सुबह ये न्यूज आई रिलेटेड टू द फार्मर। सो हमने ये डिस्क्राइब किया कि क्या एग्रीकल्चर फार्म बिल्स थे एंड कैसे ये हट चुके हैं, और क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए। इस पे आपकी राय बहुत मैटर करती है, आप जरूर बताएं, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को करीब से देखा है। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।